नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 5 भी पढ़ लिया। अभी 3 और 4 रह गया था, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैं परेशान हो गया था। सर अभी अपलोड करिए, आज ही अपलोड करिए। थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं इस चैप्टर्स को जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पाता। कोशिश मैं करता हूँ कि डेली मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लिया करिए, मैं आप लोगों के सारे चैप्टर्स को अपलोड करूंगा। आप लोग आराम से बैठ के घर पे पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आए, ठीक। तो अब मैं आपको अध्याय 3 के बारे में बताऊंगा, ठीक। अध्याय 3 का भाग 1, क्योंकि इन चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं, समझाने में मुझे समय लगेगा, इसीलिए मैं चाहूंगा कि सबको पार्ट में बना के अपलोड करूं, जिससे मुझे भी अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो और आपको देखने में भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो अध्याय 3 मानव जनन, ठीक। मानव जनन इस अध्याय के अंतर्गत आपको क्या बताया जाएगा, पहले हम उसको समझते हैं। देखिए, मानव जनन मतलब मनुष्य किस प्रकार से जनन करता है, अपने समान संतान उत्पन्न करता है, इस अध्याय में आपको बताया जाता है, ठीक है। इस अध्याय में मनुष्य किस प्रकार से जनन करता है, मनुष्य के कौन कौन से अंग होते हैं जो जनन का कार्य करते हैं, जनन अंग का कार्य करते हैं, और किस प्रकार से नया संतान उत्पन्न होता है, इस अध्याय के अंतर्गत आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं पहले के कुछ पॉइंट्स को आपको रिपीट करूंगा, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, तभी यह अध्याय आपको समझ में आएगा। पूरी तरीके से आप इन पॉइंट को समझेंगे, बार बार आप इसको याद करेंगे, तभी यह चैप्टर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मानव जनन, चूंकि मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है, तो मनुष्य में होता है लैंगिक जनन। और मैंने बताया है कि लैंगिक जनन में 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज से फिर भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से नया संतान बनता है। इस बात को याद रखिएगा कि लैंगिक जनन में 2 चीजें, नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज आगे विकसित होकर भ्रूण बनाता है, और भ्रूण आगे चलकर नया संतान बनाता है। यह लैंगिक जनन की क्रिया है। अब याद रखिएगा, नर युग्मक किस में बनेगा, नर में बनेगा, हम कह सकते हैं कि पुरुष में। नर युग्मक कहां बनेगा, नर के ही किसी लैंगिक अंग में बनेगा जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, उसी में। तो नर युग्मक नर में बनता है, और मादा युग्मक मादा में बनता है, ठीक। मादा मतलब स्त्री, स्त्री के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक बनता है। फिर एक समय आता है जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, तब युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है, और भ्रूण से नया संतान उत्पन्न होता है। इस प्रोसेस को, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक बना, इन दोनों का विवाह हुआ, विवाह के पूर्ण मिलन के वक्त नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, और युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण, और भ्रूण से नया संतान उत्पन्न होता है, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। नर में 46 गुणसूत्र होगा, हर किसी मनुष्य में, चाहे नर हो चाहे मादा हो, सब में गुणसूत्र की संख्या 46 ही होती है। और मैंने आपको बताया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा जो मैं आप बताने वाला हूं, कि इनसे जब युग्मक का निर्माण होता है, नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक, तो इनकी जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे मान लो ये जनन कोशिका है, इससे नर युग्मक बनेंगे, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी होती है। मतलब एक जनन कोशिका से 2 मादा युग्मक बनेंगे, एक जनन कोशिका से नर जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनेंगे। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी जाती है, क्यों, क्योंकि नर जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब 2 नर युग्मक बने, हमको आवश्यकता सिर्फ अब यहां पर एक है, तो एक को हटा देंगे। अब ये नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ मिलेगा, तो इनका क्रोमोसोम भी तो मिक्स होगा, तो 23 यहां पर 23 यहां पर। इस नए युग्मनज के पास गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, 46 हो गई, और यह युग्मनज नया भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से नया संतान बनाएगा।
तो नए संतान में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46। इस प्रकार से एक वंश में दूसरे वंश में गुणसूत्रों की संख्या मेंटेन रहता है। ठीक, अगर यदि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन ना हो, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन का महत्व तो यही होता है कि अगले वंश में गुणसूत्रों की संख्या बराबर हो, जो इनके जनक के समान हो। यदि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन ना हो, सूत्री विभाजन हो जाए, तब गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा और 46 से नर युग्मक भी बनेंगे 46 गुणसूत्र वाले और मादा युग्मक में भी बनेंगे 46 गुणसूत्र वाले। 46 और 46 मिलकर बना देंगे 46 यहाँ से 46 यहाँ से मिलकर बना देंगे 92। क्या किसी संतान में या क्या किसी मनुष्य में 92 गुणसूत्र होता है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। शरीर के सिर्फ एक ही कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता भी है, इस बात को भी याद रखिएगा कि शरीर के सिर्फ जनन कोशिका में जिससे युग्मक का निर्माण होता है, बस वहीं पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी शरीर के समस्त कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, तो ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, तब ये पूरा इवेंट समझ में आएगा। लैंगिक जनन को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक, लैंगिक जनन को 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करने में आपको सहायता मिलेगी। पहला पार्ट निषेचन पूर्व घटना, इंग्लिश में कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, और दूसरा आता है निषेचन, इंग्लिश में से कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और तीसरा आता है निषेचन पश्च घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट लैंगिक जनन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। शब्दों को समझिएगा। निषेचन का मतलब होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करें। तो इस क्रिया से पहले, इन दोनों के मिलन से पहले, निषेचन से पहले की घटना कह रहा है कि निषेचन पूर्व घटना। और निषेचन पूर्व की घटना में आ क्या रहा है? युग्मक का निर्माण। नर में नर युग्मक का निर्माण, मादा में मादा युग्मक का निर्माण। हम कह सकते हैं कि निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन आता है। युग्मक जनन की क्रिया आती है। निषेचन से पहले युग्मक का निर्माण होगा, तभी तो निषेचन होगा। तो युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं युग्मक जनन। और इसी में दूसरा एक और आता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण, युग्मक जो बने हैं वो नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगा भी तो इस प्रोसेस को कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो इस प्रकार से निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं आती हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। ठीक, समझ में आया? फिर दूसरा आता है निषेचन। जब युग्मक बन गए तो युग्मक आपस में मिलेंगे और इसी प्रकार प्रोसेस को कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद युग्मनज जो बना वो भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण आगे चलकर नया संतान बनाता है। इसे कहते हैं निषेचन पश्च घटना। निषेचन के बाद, ठीक, निषेचन से पहले, निषेचन के बाद, निषेचन पश्च घटना कहलाती है। निषेचन पश्च घटना में युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण विकसित होकर नया संतान बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लैंगिक जनन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब हम पहले पार्ट को पढ़ेंगे। इन्हीं तीनों के पार्ट में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना, बस इतना ही पढ़ना है इस अध्याय में। ठीक, तो हम ध्यान से आप लोग इस तीनों प्रोसेस को समझिएगा। इन सबको हम एक पार्ट में बनाएंगे। अभी हम आपको कुछ इस पार्ट के कुछ आगे की बात बताने वाले हैं। ठीक, तो हम अब पहला पढ़ेंगे कि निषेचन पूर्व घटना क्या होता है। ठीक है, तो निषेचन पूर्व घटना में मैंने आपको बताया कि निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं होती हैं। एक तो
युग्मक जनन और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। पहला इवेंट आता है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में दो चीजें आती हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। अब हम पहले को पढ़ेंगे कि युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण हो। ठीक है, वह प्रक्रिया जिससे युग्मक का निर्माण हो। युग्मक मतलब गैमीट। वह प्रक्रिया जिससे युग्मक का निर्माण हो युग्मक जनन कहलाएगा। युग्मक जनन भी दो प्रकार का होता है। नर में इसे कहते हैं शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, और मादा में इसे कहते हैं अंडाणु जनन या oogenesis। ठीक, नर युग्मक शुक्राणु जनन नर में होता है और नर युग्मक बनाता है। नर युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु भी कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक को हम शुक्राणु भी कहते हैं। अंडाणु जनन में अंड कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम इंग्लिश में ओवम भी कहते हैं। इसको हम स्पर्म भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो युग्मक जनन पहला प्रोसेस है। युग्मक जनन वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण दो तरीके से होता है। नर में कहते हैं इसे शुक्राणु जनन, जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक को हम शुक्राणु भी कहते हैं और इंग्लिश में हम स्पर्म भी कहते हैं। दूसरा, मादाओं में अंडाणु जनन की क्रिया होती है जिसमें अंड कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम इंग्लिश में ओवम कहते हैं। ठीक, तो ये पहला प्रोसेस है युग्मक जनन। ठीक, तो अब युग्मक जनन के एक एक प्रोसेस को हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु जनन में क्या होता है और अंडाणु जनन में क्या होता है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं शुक्राणु जनन। पहला प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु जनन क्या होता है। क्योंकि शुक्राणु जनन में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। शुक्राणु जनन में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, तो अब हम इस प्रक्रिया को पढ़ने से पहले, शुक्राणु जनन को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि नर में कौन सा अंग होता है जिसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है। वो सारे अंग हम पढ़ेंगे, नर के वो सारे अंग हम पढ़ेंगे जो लैंगिक जनन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले इस प्रोसेस को अभी हम रोक देंगे। शुक्राणु जनन अभी हम रोक देंगे। इसको पढ़ने से पहले उन संरचनाओं को पढ़ेंगे जो नर में लैंगिक अंग का कार्य करते हैं। तो हम कहेंगे नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जनन अंग तंत्र सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक, तो मेल रिप्रोडक्टिव नर जनन अंग तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं जो जनन में सहायक होते हैं। चलिए हम उसको देखते हैं। नर जनन अंग को दो पार्ट में विभाजित किया गया है। एक प्राथमिक लैंगिक अंग जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन,
और दूसरा आता है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, एक्सेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का मतलब होता है शुक्राणु का बनना। तो ये नर जनन अंग में किस अंग में बनते हैं उसको पहले हम देखेंगे, तब हम पढ़ेंगे इसको। अभी हम इस प्रोसेस को रोक देंगे, आगे हम बताएंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि नर जनन अंग में कौन कौन से अंग आते हैं जो जनन अंग का कार्य करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नर जनन अंग को मुख्य रूप से दो भाग में विभाजित किया गया है, एक प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग वो अंग होते हैं, वो लैंगिक अंग होते हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। नर में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या कहलाएगा? वृषण। इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। नर में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। और हमने क्या कहा कि प्राथमिक लैंगिक अंग वह अंग है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो नर में युग्मक का निर्माण वृषण के अंदर होता है। उसी तरीके से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, तो मादा के जिस अंग में अंडाणु का निर्माण होता होगा उसी को प्राइमरी लैंगिक अंग कहेंगे, और वो होता है अंडाशय में। आगे मैं बताऊंगा। ठीक, तो वहां पर प्राइमरी अंग अंडाशय और नर में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राथमिक और द्वितीयक में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि प्राथमिक लैंगिक अंग ही मुख्य लैंगिक अंग है। क्यों? क्योंकि इसी में नर युग्मक बन रहा है। बाकी जो भी अंग हैं वो द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग है जो जनन में थोड़ा सा सहायता करते हैं। ठीक, मुख्य अंग तो ये है जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, तो दूसरा जो आता है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग, इनमें क्या क्या आते हैं? तो इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सहायक नलिकाएं एवं सहायक ग्रंथि। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग को। सहायक नलिका कौन कौन सी होती हैं? तो होती हैं रीड टेस्टिस, उसके बाद इंग्लिश में इसे कहते हैं वासा इफ्रेंसिया, हिंदी में इसे कहते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका इंग्लिश में इसे कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद आता है अधिवृषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इपीडिडाइमस। और आखिरी जो आता है वो है वास डिफरेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शुक्रवाहिनी, सॉरी हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनी और इंग्लिश में से कहते हैं वास डिफरेंस। इसको सीरियल वाइज याद करिएगा, पहले रीड टेस्टिस, फिर शुक्रवाहिका, फिर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहिनी। ठीक है, इसको सीरियल वाइज याद करिएगा इसी लाइन में। पहले रीड टेस्टिस आएगा, फिर उसके बाद आएगा शुक्रवाहिका वासा इफ्रेंसिया, फिर उसके बाद अधिवृषण एपिडिडाइमस, और फिर वहां से आता है जो ऊपर की तरफ चढ़ता है जिसे कहते हैं शुक्रवाहिनी, या इसे इंग्लिश में वास डिफरेंस कहते हैं। ये सहायक नलिकाएं होती हैं जो जनन में सहायक होते हैं। सहायक ग्रंथि कौन कौन से हैं? तो सहायक ग्रंथि हैं शुक्राशय, जो एक जोड़ी होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल वेसिकल। दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल।
बल्बोयूरेथ्रल या इसी को कहते हैं काउपर ग्रंथियां, काउपर ग्रंथियां, ठीक है। तो इतने अंग होते हैं नर में जो लैंगिक अंग का कार्य करते हैं। लैंगिक अंग को, नर के लैंगिक अंग को दो भाग में विभाजित किया गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग वो अंग होते हैं जिनमें युग्मक का निर्माण होता है। नर में ये युग्मक का निर्माण होता है वृषण में, इसलिए वृषण को कहा जाता है प्राथमिक लैंगिक अंग। सहायक और द्वितीयक लैंगिक अंग वो अंग होते हैं जो जनन में थोड़ा सा सहायता करते हैं। उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि। जो नलिकाएं हैं उन्हें सहायक नलिकाएं कहते हैं, जैसे रीड टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी। फिर सहायक ग्रंथि कौन कौन से होते हैं? शुक्राशय, तो इस प्रकार से शुक्राशय, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल या काउपर की ग्रंथियां सहायक ग्रंथियां होती हैं। अब हम पहले एक एक पार्ट का स्टडी करेंगे कि एक एक भाग में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं मुख्य रूप से और उनका कार्य क्या है। फिर हम पहले वृषण का देखेंगे कि वृषण कहाँ पर पाया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और वृषण के अंदर नर युग्मक जो बनता है वो कहाँ बनता है, किस कोशिका द्वारा बनता है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नलिकाओं के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे ग्रंथि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, वृषण के बारे में पढ़ते हैं कि वृषण क्या है। मनुष्य में वृषण, एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। मनुष्य में, प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, ठीक, एक जोड़ी वृषण कितना पाया जाता है? एक जोड़ी। वृषण इस तरह से संरचना होती है वृषण की, ठीक है, दो की संख्या में होते हैं, और ये वृषण एक थैली नुमा एक संरचना से घिरे होते हैं। इस थैली नुमा संरचना को हम कहते हैं स्क्रोटम, या इसे कहते हैं वृषण, हिंदी में कहते हैं इसे वृषण कोश। तो याद रखिएगा कि वृषण शरीर के बाहर होते हैं, वृषण शरीर के बाहर होते हैं। वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार बार पूछा जाता है कि वृषण कोश के बाहर, वृषण कोश में शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? तो इसका रीजन यह है कि वृषण शरीर के बाहर इसलिए स्थित होता है जिससे कि इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो। इसका जो टेम्परेचर हो वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो। और यह आवश्यक है, इसलिए यह आवश्यक इसलिए है कि इतना ही टेम्परेचर चाहिए युग्मक जनन की क्रिया के लिए। युग्मक जनन की क्रिया हाई टेम्परेचर में नहीं होता, इसलिए इसको शरीर के से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए शरीर से बाहर स्थित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? उसका रीजन ये कि अपना तापमान मेंटेन करने के लिए, अपना तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखने के लिए शरीर के तापमान से, मान लिया शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या करे? कम रखे। और यह आवश्यक है किस लिए? शुक्राणु जनन के लिए। शुक्राणु जनन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए शरीर का वृषण कोश का तापमान, वृषण का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो यह रीजन था कि वृषण कोश में
शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है। ठीक, उसके बाद अब हम एक वृषण के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एक वृषण में क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से उपस्थित होता है। चलिए, तो हम एक वृषण के बारे में देखते हैं कि एक वृषण में क्या क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक वृषण में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। प्रत्येक वृषण में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। हमने यहां पर सिर्फ 4 कंपार्टमेंट बनाया है, इसी प्रकार से 250 कंपार्टमेंट कुल होते हैं। इन कंपार्टमेंट को कहते हैं, इन कंपार्टमेंट को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल, इसे हिंदी में कहते हैं वृषणीय पिंडक। वृषणीय पिंडक, इसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। कितनी होती हैं? 250। प्रत्येक वृषण में इस तरह से कंपार्टमेंट्स होते हैं, कुल 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं वृषणीय पिंडक या टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अब प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका इंग्लिश में कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिका कितनी होती है? 1 से 3 प्रत्येक वृषण पिंडक में। फिर से मैं बताऊंगा कि एक वृषण में इस तरह से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं वृषणीय पिंडक, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इंग्लिश में एक वृषण में 250 होते हैं, हमने सिर्फ 4 बनाया है, इस प्रकार से 250 होते हैं। अब प्रत्येक वृषणीय पिंडक में शुक्रजनक नलिका होती है 1 से 3। हम यहाँ पर सिर्फ एक नलिका बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से बहुत ही अति कुंडलित कंडेंस्ड होती हैं, बहुत कंडेंस्ड होती हैं। ठीक, शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। हमने यहाँ पर एक शुक्रजनक नलिका बनाया है, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब याद रखिएगा कि एक वृषण कोश में स्थित होता है। प्रत्येक वृषण में 250 वृषणीय पिंडक, टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। हमने यहाँ पर एक शुक्रजनक नलिका बनाया। अब चूंकि नली है तो नली को हम काटेंगे तो गोल स्ट्रक्चर मिलेगा। ये एक नली है, इसको हम इस तरह से काट दें और हम ऐसे सीधा कर दें इसको, मतलब ये नली है, इसको हम काट दें, यहां से काट दिया तो हम ऐसे करेंगे तो हमको ऐसे गोल संरचना दिखाई देगी। तो याद रखिएगा, इस शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक को हमने गोल से दिखाया है, दूसरे को क्रॉस से। एक कोशिका को कहते हैं शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी कोशिका को कहते हैं हम सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्टोली सेल्स। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो मैं टॉपिक बताऊंगा शुक्राणु जनन की क्रिया कैसे होती है, तब वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। तो प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिका होती है, शुक्रजन कोशिका और दूसरा सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका को मत भूलिएगा, क्योंकि शुक्रजन कोशिका ही युग्मक का निर्माण करती है, नर युग्मक का। कैसे करती है मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे याद रखना है कि शुक्रजन नलिका में 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक शुक्रजन कोशिका, दूसरा सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका से ही नर युग्मक का निर्माण होता है और सर्टोली कोशिका उन नर युग्मक को पोषण प्रदान करते हैं। इसका कार्य होता है, सर्टोली कोशिका का कार्य बहुत पूछा जाता है। तो सर्टोली कोशिका का कार्य है शुक्रजन कोशिका से बने नर युग्मक को पोषण प्रदान करना।
तो इतनी बातें आपको पता चला एक वृषण के बारे में कि प्रत्येक वृषण में 250 वृषणीय पिंडक होते हैं। एक पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। इन शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक शुक्रजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल्स। ठीक, अब शुक्रजनक नलिका 1 से 3 जो भी होती हैं, उसके बाद यहां पर कंपार्टमेंट्स में खाली स्थान बचता है, उसमें एक अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। इसका इंग्लिश होता है इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल भी इसे कहते हैं। तो ये कहां पाई जाती है? शुक्रजनक नलिका के बाहर वृषणीय पिंडक में पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिका के बाहर वृषणीय पिंडक में खाली स्थान में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। इनका कार्य क्या होता है? तो अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका नर हार्मोन उत्पन्न करती हैं, नर हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन व अन्य एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका का कार्य क्या है? नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या अन्य एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करना। ये नर हार्मोन होते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि नर हार्मोन कौन से होते हैं? तो नर लिंग हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन या अन्य एंड्रोजन। मादा में मादा हार्मोन कौन सी होती है? तो एस्ट्रोजन होती है वहां पर। ठीक, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। तो इस प्रकार से टेस्टोस्टेरोन का स्रावन कौन करते हैं? अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका कहां पाई जाती है? शुक्रजनक नलिका के बाहर कंपार्टमेंट में, जिसे हम कहते हैं वृषणीय पिंडक में। ठीक, इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो आपने यहां पर पढ़ लिया। एक वृषण के कंप्लीट स्ट्रक्चर को आपने देख लिया, इनमें कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, ये भी आपको पूरे बात याद रखने हैं, जितने मैंने बताया सारे के सारे याद रखने हैं आपको, तभी आगे का प्रोसेस आपको समझ में आएगा। तो ये एक कंप्लीट वृषण का स्ट्रक्चर था। अब हम वृषण के बाद सहायक नलिकाओं के बारे में बताए थे कि सहायक नलिका पाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी सहायक नलिका पाई जाती है, उनका कार्य क्या है। सहायक नलिकाओं का कार्य बस यही होता है कि वृषण में बने नर युग्मकों को किसी तरीके से यूरेथ्रा में पहुंचा दें और यूरेथ्रा के द्वारा वो बाहर निकल आते हैं। शुक्रजनक नलिका वृषणीय पिंडक से बाहर आती है, इसे हम कहते हैं रिट टेस्टिस। जिस नलिका के द्वारा नर युग्मक शुक्रजनक नलिका से बाहर आता है, उसे हम कहते हैं रिट टेस्टिस। रिट टेस्टिस आगे बढ़कर एक अन्य नलिका में प्रवेश करती है, उस नलिका को हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया को हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिका। रिट टेस्टिस आगे बढ़कर शुक्रवाहिका में खुलती है। शुक्रवाहिका अतिकुंडलित स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं अधिवृषण में प्रवेश करती है। अब अधिवृषण से यह ऊपर की ओर चलकर मूत्र मार्ग में खुलता है, इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि वृषण में इतने कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स में शुक्रजनक नलिका होती है। शुक्रजनक नलिका ये एक वृषण का स्ट्रक्चर हो गया। अब सहायक नलिकाओं के बारे में बात करेंगे तो शुक्रजनक नलिका आगे बढ़कर एक नलिका में खुलती है जिसे हम रिट टेस्टिस कहते हैं। रिट टेस्टिस आगे नलिका में खुलती है जिसे हम शुक्रवाहिका कहते हैं। ये आगे खुलती है अधिवृषण में और अधिवृषण से जो नलिका अटैच होती है उसे हम कहते हैं शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। इस सीरियल को मत भूलिएगा, ये एक सीरियल वाइज नर युग्मक यहां से वहां तक मूव करता है। ठीक, उसके बाद आता है सहायक ग्रंथि। तो आइए देखते हैं कि सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी। सहायक ग्रंथियों में मैंने आपको एक बताया था, पहला
सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल को हिंदी में कहते हैं शुक्राशय। तो हम पहले पढ़ेंगे शुक्राशय के बारे में, इस इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। शुक्राशय एक ऐसी ग्रंथि है, जोड़ी में पाई जाती है, जिससे एक तरल का स्राव होता है जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। एक तरल का स्राव होता है जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। इस तरल में मेन रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। ठीक, ये वीर्य का अधिकांश भाग बनाते हैं। तो शुक्राशय से एक तरल स्रावित होता है जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है वो हमने बता दिया। दूसरी ग्रंथि आती है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्रंथि से भी एक दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है। दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से जो निकलता है तरल, उसमें एक दुधिया क्षारीय पदार्थ होता है। यह क्षारीय पदार्थ मूत्र मार्ग में मूत्र से उत्पन्न जो अम्लीयता होता है, मूत्र से उत्पन्न अम्लीयता को, चूंकि क्षारीय है, अम्लीयता को निष्प्रभावी कर देता है, निष्प्रभावी कर देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निष्प्रभावी ना हो तो स्पर्म क्या हो जाएंगे, इनफर्टाइल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रोस्टेट ग्रंथि एक दुधिया क्षारीय पदार्थ का स्रावण करती है जो मूत्र मार्ग के अम्लीयता को निष्प्रभावित करते हैं। तीसरा एक और बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर की ग्रंथियां जो होती हैं वो भी एक तरल का स्राव करती हैं। वह तरल लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, स्नेहन, चिकनाहट को बनाए रखता है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में आपने पढ़ा कि नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं, उन जनन अंगों में कौन कौन से सहायक अंग हैं, कौन कौन से प्राथमिक लैंगिक अंग हैं, उनके बारे में मैंने आपको इस पार्ट में बता दिया, भाग 1 में। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि मादा में मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, जिसे हम अंड जनन कहते हैं या अंडाणु जनन कहते हैं। तो इस प्रकार से जुड़े रहिए। मानव जनन का ये पहला भाग था जो मैं आपको बता दिया। पहले भाग में मैंने नर जनन अंगों के बारे में बताया। इसको पहले अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, फिर आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है पहला कि बताइए सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं। सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं, इसमें से सिर्फ आपको कमेंट में लिखना है कि सहायक नलिकाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं। एक क्रम वाइज जो क्रम आपको बताए हैं उसी क्रम में आपको आंसर देना है। ठीक, दूसरा वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित क्यों होता है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। जुड़े रहिए, मैं अगला पार्ट जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।